ये क्लास बाद में। A very good evening and welcome all of you to this live session on anti-defection law related to Indian polity. So, through the various instances of misuse of anti-defection law or the power of speaker under anti-defection law, we are going to understand the basics of anti-defection law. इसका फायदा ये होगा कि हम किसी करंट केस स्टडी को, करंट अफेयर्स की केस स्टडी को लेके एंटी डिफेक्शन लॉ को समझेंगे. नाउ सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था, कर्नाटका के स्पीकर का ये डिसीजन था जिसमें 17 डिफेक्टर्स को डिस्क्वालीफाई किया गया था. राइट, सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड फॉर्मर लेजिस्लेटर्स टू कॉन्टेस्ट December 5 बाय इलेक्शंस. तो कर्नाटका के स्पीकर ने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया. ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे और ये बोला कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते. राइट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हो, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन वुड लास्ट ओनली टिल दी मेंबर इज अ मेंबर. वंस ही इज डिस्क्वालिफाइड ही इज अ फ्री पर्सन एंड देयर आर नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड विद हिज ऑन हिम फॉर हिम टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. ही इज अ फ्री पर्सन. सो इसमें दिक्कत क्या है, फॉर्मर जेडीएस और कांग्रेस के एमएलएज 17 एमएलएज ने डिफेक्ट किया जिसकी वजह से सरकार गिर गई. राइट, तो क्रॉस वोटिंग इन्होंने किया. राइट, तो दे आर नाउ फ्री नॉट ओनली टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस बट मे रीप द बेनिफिट्स ऑफ देयर अमोरल क्रॉस ओवर बाय गेटिंग अ टिकट फ्रॉम द रूलिंग बीजेपी. अब इसके बाद हुआ भी ऐसा कि ये क्लिपिंग के बाद उनको 14 के 14 सीटों पे बीजेपी ने इनको खड़ा किया. कांग्रेस से इन्होंने डिफेक्ट किया. कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर की सरकार थी, तो इनके डिफेक्ट करने की वजह से सरकार गिर गई और फिर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स वहां पे खड़े नहीं किए, इनको खड़ा किया. समझ में आया? नहीं समझ में आया? डन. सो ये चीज है. नाउ इशू क्या था इन जुलाई 2019. राइट, 14 रेबल एमएलएज ऑफ द कांग्रेस एंड 3 ऑफ जनता दल सेक्युलर वर डिस्क्वालिफाइड under anti-defection law by the speaker. So MLAs had subsequently moved the Supreme Court asking the speaker's order to be quashed. Speaker के order को scrap करने के लिए MLAs गए कि हमें disqualify ना किया जाए. In July, 17 legislators of the ruling alliance, Congress and Janata Dal Secular coalition government resigned from legislative assembly, saying they do not have confidence in the current government. Plea taken by them is कि उनको सरकार में विश्वास नहीं रहा. यानी कि ये क्या कर रहे हैं कि डिस्क्वालीफाई भी नहीं हुए और रिजाइन भी कर दिया. और मतलब ये तो वो हो गया कि किसी को मार भी दिया और पाप भी नहीं लगा. डिस्क्वालीफाई भी नहीं हुए. डिस्क्वालीफाई होते तो इनके ऊपर ये लगता कि ये डिस्क्वालीफाई होके आ गए, इनको निकाला गया है. रिजाइन किया क्या करके कि उनको अपनी सरकार पे विश्वास नहीं है. डन. नाउ एमएलएज हैड सब्सिक्वेंटली दे हैड रिजाइंड. आपको ये चीज ध्यान में रखनी है. ठीक है, so 17 of the ruling alliance MLAs had resigned from the legislative assembly. Reportedly these resignations were given to evade disqualification, disqualification से बचने के लिए. And the move was seen as a transparent ploy, transparent साजिश to bring down जनता दल कांग्रेस regime of HD कुमारस्वामी. HD कुमारस्वामी जो है कर्नाटका के सीएम थे उस टाइम पे, जनता दल सेक्युलर पार्टी के. जनता दल सेक्युलर पार्टी वही पार्टी है नरसिम्हा राव सरकार की. राइट, सो दैट इज HD देवगौड़ा की पार्टी है. राइट, सो दैट इज देयर. कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर चोज टू डिस्क्वालीफाई देम रादर देन टू एक्सेप्ट देयर रेजिग्नेशन. अब यहां पे पता है क्या सीक्वेंस बन गई कि रेजिग्नेशन पहले आ रहा है. ठीक है, रेजिग्नेशन कम्स फर्स्ट and then comes the chance to vote. वोट करने के लिए क्या इशू किया गया? विप इशू करी गई. विप क्या है? पार्टी विप, कि आप पार्टी की फेवर में, कांग्रेस सरकार की, जेडीएस सरकार की फेवर में वोट करोगे. ये सेकंड सिनेरियो है. जब वो पहले ही रिजाइन कर चुके थे तो उनको वोटिंग तक रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया. मैंने कल बताया था कि स्पीकर के पास ये पावर है कि रेजिग्नेशन मैलाफाइडे है या बोनाफाइडे है, इसको चेक करने की. अब स्पीकर ये चेक कर रहे हैं, इससे पहले वोटिंग क्यों करवाई?
जब किसी का केस पेंडिंग है उसको आप वोटिंग कैसे करवाने दे सकते हो? ये तो वही बात हो गई कि तुम्हारा केस पेंडिंग है कि तुम डिस्क्वालीफाइड हो यूपीएससी में या नहीं, और फिर तुम्हें एग्जाम दिलवाया जाए, फिर एग्जाम में तुम्हें पकड़ा जाए कि तुम डिस्क्वालीफाइड हो क्योंकि तुम चीटिंग कर रहे हो। पहली दफ़ा जब तुमने रिज़ाइन कर दिया कि मेरे को पेपर ही नहीं देना, तो तुम्हें जबरन घर से उठवाया क्यों गया कि नहीं तुम पेपर तो दोगे ही, वोट तो तुम करोगे ही। तो पहले ये डिसाइड होना चाहिए था, फिर ये होना चाहिए था। ठीक है, अब उनका ये कहना है कि कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर चोज टू डिस्क्वालीफाई देम, क्योंकि वो उस दिन वोट करने नहीं आए। उन्होंने बोला हमने रिजाइन तो कर ही दिया है, तो हम वोट किस कैपेसिटी में करें। उनको ये बोला जा रहा है कि आपका मैटर जो है, क्योंकि आपका मैटर जो है, क्योंकि ये मैटर, आप पवेट क्लास के हो ना, दिस इज पॉलिटी क्लास। सो उनको ये बोला जा रहा है कि आपका मैटर पेंडिंग है, रिजाइंड रेजिग्नेशन के अंडर है ये मैटर, तो आप वोट करने के लिए क्यों बुला रहे हो उनका। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि क्योंकि ये डिस्क्वालीफाइड नहीं है तो इनको वोट आना पड़े, ये रिजाइन रेजिग्नेशन इनका एक्सेप्ट नहीं हुआ तो इनको आना पड़ेगा। राइट, बात भी सही है कि अगर किसी एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, कोई इंपॉर्टेंट मौका है, वो उसने बोला कि मैं तो रिजाइन करके जा रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो। तो जब तक आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आपको आना पड़ेगा। एम्प्लॉय के केस में ठीक है, जब एक लेजिस्लेटर जहां पे लॉयल्टी का मैटर आ गया कि वो उस सरकार में विश्वास ही नहीं रखता, उसको वोट करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मतलब समझ रहे हो, इसका आंसर इतना आसान नहीं है ना, आंसर आसान थोड़ी है। जो पर्सन सरकार में विश्वास नहीं रख रहा, उसको सरकार के फेवर में वोट करने के लिए कैसे कह सकते हो। दूसरा, उसका रेजिग्नेशन, स्पीकर की बात सुने तो स्पीकर अपनी जगह ठीक है। स्पीकर ये बोल रहे हैं कि मुझे क्या पता कि इनका रेजिग्नेशन सही है या इनकी मर्जी से है या इनको किसी ने मजबूर किया है। डन। So that is the case. As the MLAs had resigned, Congress Janata Dal secular government collapsed during a trust vote, paving the way for BJP to stake the claim to form the government. Done. The suspicion, not unfounded, suspicion क्या था, that they would get ministerial positions as soon as the BJP leader B.S. Yediyurappa formed a BJP government in Karnataka. Done, with the support of these 14 rebel MLAs. Done. Now the then speaker K.R. Ramesh Kumar kept them at bay for days by refusing to act on their resignations. अब क्योंकि उस टाइम के स्पीकर किसके होंगे, कांग्रेस और जेडीएस कोalition का स्पीकर होंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। अगर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता तो क्या दिक्कत होगी, उनको पार्टी की फेवर में वोट करना पड़ेगा, और वो पार्टी की फेवर में वोट नहीं करेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डिस्क्वालीफाई होने की कल मैंने बताया था कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई पनिशमेंट है नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है, उन 14 MLAs के नंबर को मिला के मेजॉरिटी गिनी जाएगी। समझ में आया। अगर उन 14 MLAs का नंबर हटा दें तो मान लो बीजेपी के पास 86 MLAs थे, कांग्रेस के पास 102, वैसे ज़्यादा थे, शायद 122 कुछ ऐसा नंबर था। ठीक है, कांग्रेस के पास 102 नंबर है। अब अगर 102 में से ये माइनस हो जाते हैं 14, इसमें से कुछ माइनस नहीं हो रहा क्योंकि बीजेपी के थोड़ी थे, वो तो कांग्रेस के थे, तो किसका घाटा है। यहाँ पे कितने बचेंगे, 88। अगर इसमें इसको 100 कर दूँ, यहाँ पे कितने बचेंगे, 86। मेजॉरिटी तो किसी भी सरकार के पास नहीं हुई। समझ में आया। सो दैट बीइंग द केस, कांग्रेस के स्पीकर्स जो हैं, कांग्रेस के MLAs के रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज इट बेयरेबल। हाँ ठीक है, तो ये समझ में आया, इसीलिए वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब अगर इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाए तो इफेक्टिव मेजॉरिटी कितनी आ जाएगी, मान लो टोटल मेंबर्स 186 हैं, ठीक है, इन 14 को मिला के। अगर 186 में से 14 गए तो कितना बचा, 172। 172 का मेजॉरिटी कितना होता है, 172 का मेजॉरिटी नंबर कितना हुआ,
136 कैसे हो जाएगा? एटी 87 होगा, 2 12 भाग 2 86 सी सैट 86। अब 86 है अगर, तो 86 इफेक्टिव मेजॉरिटी है, 86 ही है कांग्रेस के पास, 86 + 1 चाहिए। 86 + 1 होंगे नहीं क्योंकि बीजेपी के हैं वो थोड़ी ना क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। मतलब समझ में आया? तो इसीलिए इफेक्टिव नंबर डाउन आ जाएगा। समझ में आ गई बात? इसीलिए कांग्रेस के स्पीकर को इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने में घाटा है, इसलिए कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेंथ डाउन आ जाएगी। अगर हाउस में 186 मेंबर है, 172 बचेंगे, तो दोनों के पास 86 हो गए। ठीक, सो दिस इज देयर। नाउ अल्टीमेटली ही डिस्क्वालिफाइड ऑल ऑफ देम इन ऑर्डर पास्ड ऑन जुलाई 25 and 28 and said that disqualification would go on। अब स्पीकर ने ये कह दिया disqualification would go on till 2023 until the completion of the term of the house, जो मैं कल कह रहा था। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहती है थ्योरेटिकली? डिस्क्वालिफिकेशन विल लास्ट अंटिल फर्दर इलेक्शन। डिस्क्वालिफिकेशन तब तक है जब तक दोबारा से इलेक्शन नहीं हो जाता, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो अब स्पीकर्स डिसीजन वाज क्वाइट कंट्रोवर्शियल एज इट अपीयर्ड टू क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रेजिग्नेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुई? वो ये बोल रहे हैं हमने जब रिजाइन दे दिया था तो हमें डिस्क्वालीफाई क्यों कर रहे हो? रिजाइन देने का मतलब ये है कि जैसे सिविल सर्वेंट के केस में क्या होता है कि जैसे जज के केस में एक जज इम्पीच होने वाले थे, रिमूव होने वाले थे, यानी कि डिस्क्वालीफाई होने वाले थे। क्या नाम था जज का? 1990 पीछे वो बताएंगे क्या नाम था जज का? जो जज का रेजिग्नेशन होने वाला था उनका नाम क्या था? अतुल बता दो फटाफट। अच्छा, जो जज को इम्पीच करने वाले थे उनका नाम क्या था? 1992। 2017 वाले तो दीपक मिश्रा थे। अरे बहुत फेमस नाम है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ही वॉज दी ओनली वन। जैसे उनको इम्पीच करने वाले थे, ही रिजाइंड। अगर वो रिजाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पेंशन मिलती रहेगी। अगर किसी को डिस्क्वालीफाई या इम्पीच कर दिया जाए तो क्या होगा? ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट। ऐसा सर्विस रूल्स में होता है। समझ में आया? ऐसा सर्विस रूल्स वगैरह में होता है, लेकिन यहां पे कुछ नहीं। यहां पे क्या है? डिस्क्वालीफाई हो गए, दोबारा से जीत के आ जाओ। और अगर इसको भी हम कहें, तुम्हें स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई किया लेकिन जनता ने तुम्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया, तुम जनता की अदालत में तो जीत के आ रहे हो ना। ये भी सही है। पॉइंट काउंटर पॉइंट जो मैं कल बोल रहा था, समझ में आ रहा है? तो हर चीज का काउंटर पॉइंट है, लॉजिक दिया गया होगा। अब he now stands partially vindicated as his argument that resignation could not be a ruse, resignation could not be a refuge to evade an impending disqualification। स्पीकर ये कह रहे हैं कि रिजाइन करना कैन नॉट बी अ सेफ गार्ड अगेंस्ट पेंडिंग डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन का वाकया तो जब उन्होंने रिजाइन किया था तब पैदा ही नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ जो वोट किया है वो रेजिग्नेशन सबमिट करने के बाद किया है। समझ में आ रहा है भाई? किसी पर्सन ने रिजाइन कर दिया, स्पीकर ये बोल रहे हैं कि रेजिग्नेशन कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज टू इवेड एन इम्पेंडिंग डिस्क्वालिफिकेशन। यानी कि रिजाइन करके तुम्हारा जो डिस्क्वालिफिकेशन होने वाला है तुम उससे बच नहीं सकते। तुम्हें कैसे, स्पीकर को कैसे पता कि डिस्क्वालिफिकेशन होने वाला है? क्योंकि जब एमएलए ने रिजाइन किया था तब तो उन्होंने ऐसा कोई गलती नहीं करी थी जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो स्पीकर इनके स्टैंड को प्री जज कैसे कर सकते हैं? स्पीकर ने ये बात स्पष्ट कर दी कि स्पीकर ने उनका रेजिग्नेशन इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि स्पीकर को क्या हो गया था? अंतर्यामी, या स्पीकर को पहले ही भविष्यवाणी उन्होंने कर दी कि ये ऐसा करेंगे। किसी को पहले कैसे जज कर सकते हो? मतलब समझ में आया? माना कि कोई, अगर एनालॉजी ड्रॉ करनी हो, अगर कोई पी के गाड़ी चला रहा है तो चांसेस हैं कि वो गाड़ी भिड़ाएगा, लेकिन उसका चालान करने की बजाय उसको अरेस्ट कर लेना, ये कहां तक सही है? समझ में आया? यानी कि उसको तो
उनको ये बोल देना कि तुम हाउस में आओगे ही नहीं, तब भी ठीक था, लेकिन ये बोलना कि तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया, अभी जब उन्होंने गलती करी नहीं है, तुम किसी को प्री जज कैसे कर सकते हो? प्री जज नहीं कर सकते ना। तो स्पीकर ने जब ये कहा कि भाई रेजिग्नेशन, दे आर यूजिंग द रेजिग्नेशन एज अ रूज टू अवॉइड एन इम्पेंडिंग डिस्क्वालिफिकेशन, स्पीकर वाज रॉन्ग हियर, राइट? स्पीकर वाज आल्सो होपिंग टू कीप द डिफेक्टर्स आउट ऑफ एनी ऑल्टरनेटिव रेजिम, as members disqualified for defection are barred from becoming ministers until they get re-elected. तो स्पीकर was also hoping to keep defectors out of any alternative regime. Alternative regime किसका? बीजेपी का, क्योंकि जो members हैं, जो defectors हैं, वो disqualified हैं, वो किसी मंत्री की पोजीशन पे नहीं बैठ सकते, राइट? उनको मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता. On the one hand, resignation does not take away the effect of a prior act. प्रायर एक्ट मतलब रेजिग्नेशन से पहले कोई एक्ट ऐसा डिस्क्वालीफाई करा गया हो, वो तो हुआ ही नहीं इनके केस में, उन्होंने कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं. डन. ऑन द अदर हैंड, स्पीकर्स आर नॉट गिवन अ फ्री पास टू सिट ऑन द रेजिग्नेशन लेटर्स इनडेफिनेटली. बट जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें कहीं पावर नहीं दी गई, उसमें कहीं पावर थोड़ी दी गई है कि, या उसमें कोई स्टिपुलेशन नहीं दी गई कि विद इन 3 months स्पीकर हैज टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन. कोई टाइम लिमिट नहीं है. डन. देयर इज नो टाइम लिमिट ऑन द स्पीकर टू डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स और रेजिग्नेशन. There is no time limit prescribed for speaker. There is no time limit prescribed for speaker there is no time limit prescribed for speaker to decide on resignation or disqualification petition, to decide on resignation or disqualification petition against MPs or MLAs. Against MPs or MLAs, right? आगे चल रहे हैं अभी. हाँ, आगे आ रहे हैं ना उसमें. जब मैं पहले नॉर्थ ईस्ट पढ़ा रहा था, पिछली बार आपने तेलंगाना का क्वेश्चन पूछा था. यस, दैट हैड हैपेंड, आई रिमेंबर वेरी वेल. अब मैं सारे साउथ में जा रहा हूँ, कर्नाटका पे, एंड ही हेल्स फ्रॉम तेलंगाना. अब मैं आगे तेलंगाना पढ़ाऊंगा, ये नॉर्थ ईस्ट वाला मेरे वाला एग्जाम्पल मुझे बता रहा है. वेरी नाइस. तो मैंने नॉर्थ ईस्ट वाला एग्जाम्पल बताया था ना, गोवा पे भी गए थे हम, और फिर नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा हुआ था. तो अभी आगे चल रहे हैं, राइट? सो अंडर आर्टिकल 190 clause 3, a provision under which the speaker has to ascertain whether the resignation was voluntary and genuine. Nature of resignation before accepting it. The court is clear that it is a limited inquiry, only to see if the letter is authentic and if the intent to quit or resign is based on a free will. Free will का मतलब ये है कि किसी को ऐसा नहीं है कि हायत होटल के कमरे में बंद कर दिया और बोला कि तुम रिजाइन करो, नहीं तो तुम जो कुछ गलत काम करके आए थे, कोई भी तुम्हारा कोई टेप है, वीडियो रिकॉर्डिंग जिसमें गलत कर रहे हो, वो रिलीज कर देंगे. मतलब समझ में आया? तो एमएलएस के अगेंस्ट ऐसी चीज़ें होती हैं. तो राजस्थान में भी ऐसा केस हुआ था, या जो भी, इनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर तुमने रिज़ाइन नहीं किया और ये नहीं बोला कि हम अपनी मर्जी से रिज़ाइन कर रहे हैं, तो तुम्हारा वो ब्लू फिल्म वाला टेप चला देंगे, टीवी को दे देंगे, आज तक को कुछ ऐसा तहलका कर देंगे, राइट? तो इसलिए एमएलएस क्या करते हैं, वो कर देते हैं. अब स्पीकर को ये पावर दी गई है, स्पीकर कैन एसरटेन कि रेजिग्नेशन वॉलंटरी है या नहीं, या फिर ऐसा तो नहीं है कि पैसे देने का कुछ वचन दिया गया है. कोई व्हाट्सएप चैट लीक हो जाती है, एकदम से उसमें लिखा होता है
कि 200 करोड़ या 100 करोड़ इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर स्पीकर के हाथ ये लग जाता है तो स्पीकर इज विद इन हिज पावर्स टू नॉट टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन, राइट। एंड ऐसे केस में कोर्ट ने क्या कहा, इट इज अ लिमिटेड इंक्वायरी। लिमिटेड इंक्वायरी मतलब एमएलए अगर ये बोल दे प्रेस को या कहीं पे या स्पीकर को आके बोल दे कि हाँ मैंने रिजाइन किया है, और स्पीकर ने साइन वेरीफाई कर लिए, सिग्नेचर वेरीफाई कर लिए कि हाँ, देन इट इज फाइन, तब कोई दिक्कत थोड़ी है, डन। Once it is demonstrated that a member is willing to resign out of his free will, speaker has no option but to accept the resignation. But there is no time limit. ठीक है, rigid time limit नहीं है. This effectively ends the argument that speaker is empowered to consider the motives. अब speaker जब ये motive consider कर रहे हैं ना, ये line आपको डिट्टो अपने एग्जाम में लिखनी है. Speaker is not empowered to consider the motives. Motive क्या है? हो सकता है कल को उसका मोटिव बदल जाए, उसको बीजेपी नहीं ज्वाइन करनी। स्पीकर कौन होता है ये चेक करने वाला कि वो कांग्रेस से रिजाइन इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बीजेपी ज्वाइन करेगा। स्पीकर इज नॉट अ पंडित और एस्ट्रोलॉजर टू से सच थिंग्स, ही इज नोबडी टू कंसीडर द मोटिव्स बिहाइंड द रेजिग्नेशन, सर्कमस्टांसेस व्हेनेवर अ रेजिग्नेशन इज सबमिटेड। तो कोर्ट ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी, इट इज अ लिमिटेड इंक्वायरी। देख लो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट Speaker's inquiry is a limited inquiry. Done? Clear? हाँ, तो because it is easy, it is increasingly being resorted to as this thing. हम यहाँ पे स्पीकर को कह ही नहीं रहे। जो हमने कल लिखा था उसमें हमने ये नहीं कहा कि स्पीकर शुड कंसीडर रेजिग्नेशन एज अ, हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा कि स्पीकर, हम ये कह रहे हैं कि एक जनरल रिफॉर्म होना चाहिए जिसमें अ पर्सन हु इज रेजिग्नेशन ओनली टू रिकंटेस्ट फ्रॉम अ डिफरेंट पार्टीज टिकट, इनडायरेक्ट हो गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि स्पीकर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, आप रेजिग्नेशन उसको करने दो, बट देन डोंट लेट, रेजिग्नेशन के ग्राउंड्स में जाओ ना, क्या ग्राउंड्स हैं, क्यों रिजाइन करना है भाई? यू आर अ पब्लिक फंक्शनरी, यू आर ऑक्यूपाइंग अ पब्लिक ऑफिस, यू कैन नॉट बी अलाउड टू रन ऑन विम्स एंड फैंसीज। पब्लिक ऑफिस में ऐसा नहीं है। अब जैसे नरेंद्र मोदी हैं, उनके केस में क्या हुआ, मैं वाराणसी से भी लड़ रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे वहां से लड़ने से गंगा अपने आप क्लीन हो जाएगी। गलत है ना, बिकॉज you can be a member of parliament or legislative assembly from any of the one constituencies. Then why in the first place a candidate should be allowed to contest from two seats? Number one. Number two, once a candidate is elected, ठीक है, then he resigns on his whims and fancies, and within 3 or 2 months or 1 month or 14 days he is contesting the election again, then he should be stopped. We are not going into the reasons to not to accept his resignation. We are going into reasons to accept his resignation provided it is bona fide, but not to let him contest the elections again on a different party's ticket or on the same party's ticket. Why? मतलब बार बार पब्लिक ऑफिस में आपके लिए सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस को मोबिलाइज करना पड़ेगा, दोबारा से बाई इलेक्शन करवाना पड़ेगा, दोबारा से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड कोई स्कीम अनाउंस नहीं कर सकती पार्टी। इतना सारा कुछ सिर्फ एक पर्सन की विम्स एंड फैंसीज के लिए। समझ में आया? ये थोड़ी ना चल रहा है, तनु वेट मनु थोड़ी ना चल रही है कि बार बार इधर उधर करते रहोगे। अच्छा, वहां पे चल रहा है, वो उसकी पर्सनल लाइफ का मैटर है। तनु वेज मनु में 2%, 10%, 100% अफेक्ट होंगे, भराती और दो भी है ना। यहाँ पे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इज टेकन फॉर अ रैंसम। समझ में आया? पब्लिक ऑफिस में इतनी जल्दी वेकेशन और इलेक्शन किसी एक पर्सन के चलते अलाउड नहीं हो। रिजाइन करना है करो, अगर आपका रेजिग्नेशन कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं करवाया जा रहा, स्पीकर एक्सेप्ट कर लेगा। कर लिया,
अब अगली बार रिकॉन्टेस्ट करना है, यदि 6 महीने भी नहीं हुए, 1 साल भी नहीं हुआ, उस पार्टी की उस असेंबली की टर्म पूरी भी नहीं हुई, तो तुम्हें क्यों रिकॉन्टेस्ट करना है? तुमने तो रिजाइन किया था। अगर हेल्थ ग्राउंड पे रिजाइन किया था तो पूरा रेस्ट लो। अगर कोई कीमोथेरेपी भी करवा रहा है कैंसर यूएस में जाके भी, उसमें भी 2-2.5 साल लगेंगे, वापस तो नहीं आ जाएगा इतनी जल्दी। डन। सो ये रीजन था। नाउ द वर्डिक्ट bemoans the fact that speakers sometimes tend not to be neutral and that change of loyalty for the lure of office continues. अब आपने जो तेलंगाना का एग्जांपल दिया था, वहां पे उन्होंने डिफेक्ट किया, डिफेक्ट करने के बावजूद भी स्पीकर ने उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, इवन तो उनके खिलाफ कंप्लेंट पेंडिंग था, और वो अपनी पूरी टर्म में मिनिस्टर बन के रहे। समझ में आया? इन्होंने जो लास्ट टाइम एग्जाम, यही था ना एग्जाम्पल, तेलंगाना में ऐसा हुआ था। नहीं सर, इलेक्शन होने के बाद एक के बाद ऑलमोस्ट 75% दूसरी उसमें चले गए। हाँ, देन नहीं, एक तो 75% चले गए, तो उसका मतलब क्या हुआ? 2/3 का मतलब क्या हुआ? 66.66% क्या हुआ? नहीं सर, उनके पास ऑलरेडी मेजॉरिटी है। उनके पास ऑलरेडी मेजॉरिटी है, बट फिर भी डिफेक्शन करवाया, डिफेक्शन कर दिया, फिर भी दैट्स फाइन। जो दूसरी पार्टी है जिससे वो इधर आ रहे हैं, उनके तो 2/3 इधर चले गए ना, आपके केस में जो आपने एग्जाम्पल दिया है। मल्टीपल पार्टीज भी थे, एक पार्टी से 2/3। अब स्पीकर देखो, दो चीज़ें हैं, एक तो 2/3 शिफ्ट हुए होंगे, या फिर दूसरा स्पीकर ने पावर को यूज़ ही नहीं किया, मिस यूज़ किया इन अ वे। उनके डिफेक्शंस के खिलाफ जो कंप्लेंट आई होंगी, जिन्होंने साइड को स्विच किया, एक साइड से दूसरी साइड गए, उनकी कंप्लेंट्स को एंटरटेन ही नहीं किया। यही हुआ ना, दोनों में से एक चीज़ हुई होगी। सो lure of office continues. Identifying is its weak aspects and strengthening the law may be the answer. ये एक चीज conclude हो गई। Anti-defection law, Ayaram Gayaram was a phrase that became popular in the Indian politics after Haryana MLA Gayalal, इनका नाम ही गयालाल था, ठीक है, changed his party thrice within the same day, ठीक है, मतलब आया लाल फिर गया फिर आया, राइट। तो 1967 में हरियाणा में ये हुआ था। एंटी डिफेक्शन लॉ सॉट टू प्रिवेंट सच पॉलिटिकल डिफेक्शंस विच मे बी ड्यू टू रिवॉर्ड ऑफ ऑफिस और अदर सिमिलर कंसिडरेशंस। अब अपने ऐसे में भी अगर कुछ ऐसा लिखने में आ रहा है एथिक्स, या कुछ ऐसा पब्लिक डोमेन में एथिक्स गिरते हुए या कुछ ऐसा, तो बीच में ये गयालाल वाला केस नरेट कर सकते हो। गयालाल वॉज एन MLA, पैराग्राफ की स्टार्टिंग में या कुछ ऐसे की स्टार्टिंग में, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एसे ऑफ कोर्स, ठीक है। 10th schedule was inserted in the constitution in the year 1985. It lays down the process by which legislators may be disqualified on the grounds of defection by the presiding officer of a legislature based on a petition by any other member of the house. The law applies both to the parliament and the state legislative assemblies. दोनों पे सेम लॉ अप्लाई होता है। मतलब यहाँ पे लिखा है एंटी डिफेक्शन लॉ इज एप्लीकेबल टू म्यूनिसिपैलिटीज। नो, आंसर इज नो, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू म्यूनिसिपल काउंसिल्स और म्यूनिसिपैलिटीज इन जनरल एंड इवन द ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। डन। Conditions for disqualification: if a member of the house belonging to a political party voluntarily gives up his political membership, ये हमने कल पढ़ लिया था। If an independent candidate joins a political party after the elections, independent candidate नहीं ज्वाइन कर सकता, ये भी कल पढ़ लिया था, ये सारे कल पढ़ लिए थे। Nominated member 6 महीने के बाद। आज किसी ने वो डेटा पॉइंट वाला देखा था, मैंने छोटा सा वीडियो किया था YouTube पे सुबह 7 बजे। हिंदू में डेटा पॉइंट वैसे देखा था इन जनरल? उसमें और था क्या? 1 मिनट 27 सेकंड का वो वीडियो था, उसमें भी ओवर पॉइंट ही देखा था। कोई बात नहीं, मैं उसको बता दे रहा हूँ। जो हमने ऐसी क्लिपिंग्स में से डेटा निकालोगे, पबेड वाला कौन है यहाँ पे? कोई नहीं, जो है वो आए नहीं। वेरी नाइस।
अच्छा, अगर हम डीएनए नहीं करते तुम लोग अखबार खोलते ही नहीं हैं? गजब। थोड़े दिन पहले ये चीज़ एनालाइज करी थी। कौन से आर्टिकल में? नीरज कहाँ है आज? ये क्या है? एब्सेंटीज ऑन द डे ऑफ ट्रस्ट वोट। इनको क्या करना चाहिए? डिस्क्वालीफाई, है ना? तो किसी दिन बोल रखा है ना आज क्वेश्चन पूछेंगे। क्यों नहीं आया? रीजन? हाँ, this data you have to jot down somewhere। दिख रहा है थोड़ा सा नीचे? क्रॉस है, क्रॉस है वो, ठीक है। सो इट वुड हैव टू बी डाउनलोडेड। अच्छा, ये प्लस बोल रहे हो, मुझे नहीं पता था। अब दिख रहा है? हम लोग एप्पल यूज़ करते हैं ना, तो ये सब नहीं समझ में आता, ठीक है। इवैल्यूएटिंग नॉमिनेटेड एमपीज। लास्ट मंथ प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड 4 एमिनेंट पर्सनैलिटीज, पीटी उषा, इलाईराजा, देन वीरांद्रा हेगड़े एंड वी विजेंद्र प्रसाद टू द राज्यसभा। आर्टिकल 80 clause 3 of the constitution states that nominees shall consist of persons having special knowledge in the field of literature, science, art and social service, ठीक है। recent nominations also reflect a sudden push by Modi government। अब ये जो सब्जेक्टिविटी है इसको कहीं पे लिख लेना। दिस सब्जेक्टिविटी कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो अगर साउथ में अपना खाता खोलना चाह रही है, साउथ में एज लेना चाह रही है, साउथ को रिप्रेजेंटेशन देना चाह रही है, तो आप देखोगे कि मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियोज को रिजेक्ट किया जाता है। REJIG, मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियोज आर रिजेक्ट 2.5 years और आफ्टर 2.5, जैसे 2019-2014 की सरकार है, 2018 में 17 में क्या किया गया? सदर्न स्टेट्स में 4 सदर्न स्टेट्स में इलेक्शंस हैं मान लो, तो क्या किया जाएगा? नॉर्थ इंडिया के बिहार, यूपी, एमपी के मिनिस्टर्स को हटा दिया और साउथ इंडिया के 4 मिनिस्टर्स लगा दिए, विच इज फाइन, है ना। अगर साइमल्टेनियस पोल हो रहा होगा तो क्या होगा? नॉर्थ इंडिया के मिनिस्टर हैं तो नॉर्थ इंडिया के रह गए, साउथ इंडिया को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा मिनिस्टीरियल बर्ड्स में। यहां पे क्या किया जा रहा है? राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा की नॉमिनेशंस में 2 साल के लिए, पहले 2 साल के लिए 20, 22 और 24 के लिए क्या किया जा रहा है? साउथ इंडिया को ज़्यादा सीट्स दे दी, ताकि जब साउथ इंडियन स्टेट्स में, कर्नाटका में, आंध्रा में, तेलंगाना में इलेक्शंस होंगे तो मोदी सरकार ये दिखाएगी कि देखो हमने आपके एमपीज को नॉमिनेट किया, अब आप साउथ इंडिया के लोग हमें वोट दो, ठीक है। मिनिस्टीरियल बर्ड्स एलोकेशन में जब मंत्रिमंडल की सीटें एलोकेट की जाती हैं उसमें ऐसा करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब समझ में आया? उसमें आप सीट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप नॉमिनेशन वाली सीट्स को कभी साउथ इंडिया को दे दो, कभी नॉर्थ इंडिया को दे दो, कभी ईस्ट को, इक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम नंबर 1। इससे हम क्या टेक अवे ले रहे हैं कि पॉलिटिकल विम्स एंड फैंसीज के अकॉर्डिंग या पॉलिटिकल एम्बिशंस के अकॉर्डिंग पार्टी साउथ इंडिया को सीट्स दे रही है, कभी कभी नॉर्थ इंडिया को दे रही है। क्या ये 12 सीटें ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होनी चाहिए? 3 साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया में भी तो आर्ट, लिटरेचर, साइंस को, जैसे 4 एरियाज हैं, फंक्शनल डोमेन्स हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, वैसे ही नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ है। 3-3 सीटें हर जगह पे देनी चाहिए। नॉमिनेटेड सीट्स, इट्स हाई टाइम दे शुड बी रीअसेस्ड कि कर कैसे रहे हैं, ठीक है। दूसरा, एन एनालिसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियसली नॉमिनेटेड एमपीज, जो पहले नॉमिनेट करे गए थे, अक्रॉस अटेंडेंस, वो जो यहां पे नहीं बच्चे, जहां पे पहले लिखा था राज्यसभा एमपीज, कहीं लिखा ही नहीं था, हेडिंग तो बनाई होगी।
ठीक है, वहां पे लिखोगे एन एनालिसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियसली नॉमिनेटेड एमपीज, एन एनालिसिस ऑफ प्रीवियसली नॉमिनेटेड राज्यसभा एमपीज across attendance, questions raised, comma, debates participated, number 1 across attendance, number 2 questions raised, ठीक है, number 3 debates they participated in, number 4 private members bills introduced, shows that most of them lag behind the national average. नेशनल एवरेज किस चीज की? वो एमपीज और एमएलएज की जो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सभी एमएलएज और एमपीज को सुन लो इधर, सभी एमएलएज और एमपीज को एक साथ यदि काउंट करें, उसमें से जो नॉमिनेटेड वाले एमपीज है ना, कुछ ऐसे ऐसे डिवाइड कर लो, नॉमिनेटेड एमपीज एंड एमएलएज डिवाइडेड बाय ऑल दी एमपीज एंड एमएलएज ऑफ इंडिया, इनकी एवरेज कम है, डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, समझ रहे हो? यानी कि ये जो क्वेश्चंस पूछते हैं, ये जो रेगुलरिटी है, इनकी रेगुलरिटी क्वेश्चन पूछना कम है, चुपचाप आते हैं, बैठे रहते हैं। सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या बोलते हैं, जब उनको ऑस्ट्रेलियन प्लेयर रिकी, क्या नाम होता था उनका, रिकी पॉन्टिंग, और एक वो जो लंबे बालों वाला होता था, वो क्या था, हाँ, जब इनको चिढ़ाते थे या कुछ भी, तो ये तब भी चुप रहते थे, अच्छी बात है। अब जब ये राज्यसभा में आए हैं तब भी चुप रहते हैं, बुरी बात है। अब तो बोलना चाहिए, क्वेश्चन तो रखोगे, अब थोड़ी ना बोलते रहोगे कि मैं बल्ले से छक्का मार के दिखाऊंगा, सेंचुरी मारते मारते 2 पहले आउट हो जाऊंगा, ऐसे थोड़ी करोगे। यहाँ पे तो बोलना पड़ेगा, यू आर बीइंग पेड फॉर इट, यू आर नीदर आस्किंग क्वेश्चंस, यू आर नॉट रेगुलर टू राज्यसभा, एन एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियसली नॉमिनेटेड एमपीज अक्रॉस अटेंडेंस, क्वेश्चंस रेज्ड। एनालिसिस is restricted to those MPs who are serving or retired in or after June 2019, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे percentage of nominated MPs, the average attendance of all the Rajya Sabha MPs since 2009 is, लिखो लिखो लिखो, शाबाश, the average of attendance, पहला पॉइंट लिखो, attendance, the average attendance of all the Rajya Sabha MPs since 2009 is 79%, करें शुरू। The average attendance, the attendance of 20 nominated राज्यसभा MPs, the attendance of, अब तुम ये मत पूछना कि 12 है यहाँ पे 20 कैसे हो गया, ये पूछना चाह रहे हो। ये 2009 से जितने भी MPs आए हैं, कुछ रिटायर हो गए, उनकी है, ठीक है। तुम 12 लिख लो, कहीं एग्जामिनर भी देखे 20 कैसे लिख दिया, 12 लिख लो, ठीक है। The attendance of 20 nominated Rajya Sabha MPs was below the mark of 79%. This is the analysis that is required in answer. समझ में आया? हम जनरलिस्टिक आंसर करके आ जाते हैं ना, तो ये डेटा नहीं पता, कुछ नहीं पता, एनालाइज किस पॉइंट पे कर रहे हैं, ये 4 पॉइंट्स पे, ये भी पता होने चाहिए। समझ में आया? दी अटेंडेंस ऑफ, अब तो दिख रहा है पीछे, दी अटेंडेंस, तुमने प्लस क्यों करवाया, दी अटेंडेंस ऑफ 20 नॉमिनेटेड राज्यसभा MPs was below the 79% मार्क, ठीक है।
ठीक है, was below the, अब दिख रहा है, was below 79% मार्क। डन। अब अगला पॉइंट, नाउ चार्ट शोज डिबेट्स पार्टिसिपेटेड बाय नॉमिनेटेड राज्यसभा एमपीज, indicates MPs whose performance was better than the national average. Pink denotes below average. ठीक है, only 4 MPs had participated in more debates than the national average. national average यहाँ पे देखोगे, राम जेठमलानी उस्ताद थे वो तो, राम जेठमलानी पता है ना, लॉयर, लीगल ल्यूमिनरी, ठीक है। सो सुब्रमण्यन स्वामी, इनको काम ही कुछ नहीं, डिबेट ही करते हैं, तो ये तो अच्छी करेंगे ही। ऐसे एमपीज को तुम करो, बोथ रेखा एंड तेंदुलकर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी डिबेट। कौन सी वाली रेखा है ये, जो जब से बॉलीवुड में गई हैं तब से अमिताभ बच्चन की याद में है, ठीक है। तो ये वहाँ पे भी राज्यसभा में भी अमिताभ बच्चन की याद में ही रहती हैं, समझ रहे हो, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा। और बोलते हैं कि जैसे भगवंत मान के बारे में बोल रहे थे ना कि बहुत पीते हैं सीएम जब बनने जा रहे थे, है ना, तो इनके बारे में भी ये बोलते हैं ये पी के आती हैं राज्यसभा में, ठीक है, मतलब ज़्यादा पीने वाली महिलाओं में से एक, राइट। और एमपीज एक दो और हैं, अब बाकी सोनल मान सिंह, ये सब, राकेश सिन्हा, केटीएस तुलसी डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, अच्छे से करते हैं, राइट, ग्रीन वाले, पिंक वाले नहीं करते, सॉरी, डिनोट्स बिलो एवरेज, पिंक वाला डिनोट्स बिलो एवरेज। रेखा, तेंदुलकर, इन्होंने कोई डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किया। मैरी कॉम, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल तक ठीक था, बोलने वाला मेडल नहीं मिला, राइट। तो पॉइंट क्या है, ये जो क्राइटेरिया है लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, ये क्राइटेरिया अपने आप में फ्लॉड है, बट हम इनको लगाने की बात को जस्टिफाई क्यों करते हैं, क्योंकि और लोग जो स्पोर्ट्स में हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा कि हम नॉमिनेट हो सकते हैं अगर हम क्रिकेट में अच्छा करते हैं, लिटरेचर में अच्छा करते हैं, साइंस में अच्छा करते हैं, ठीक है। बट इसके साथ साथ ये देखा जाना चाहिए कि राज्यसभा में ये अच्छा नहीं है कि किसी को तकिया वो बनाना है, क्या बोलते हैं उसको, रोल मॉडल बना के भेजना है कि तुम भी स्पोर्ट्स में अच्छा करोगे, भले ही चुप बैठोगे तो भी तुम्हें राज्यसभा में लगा देंगे। राज्यसभा में लगाने का फायदा क्या, चलो ये भी ठीक है, कोई नहीं बोलता कोई बोलता है, राइट। चार्ट शोज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय नॉमिनेटेड राज्यसभा एमपीज। ग्रीन इंडिकेट्स एमपीज हु आस्क्ड मोर क्वेश्चंस देन नेशनल एवरेज, पिंक इंडिकेट्स द वंस बिलो एवरेज। तेंदुलकर क्वेश्चंस, बॉलिंग में अच्छे स्पिन बॉल डालते थे, फिर भी थोड़ा कभी कभी, है ना, तो किसी को आउट करना होता था या कुछ, यहाँ पे ना यॉर्कर ना स्पिनर, कुछ नहीं, ठीक, बैठते हैं चुपचाप। गलत हो गया ना, सीट खराब हो गई। आप किसी, एक तो हमारे यहाँ पहले एमपीज कम और नॉमिनेटेड एमपीज में ऐसे चुपचाप बैठने वाले लगा दिए तो और दिक्कत, राइट। देन मैरी कॉम, यहाँ पे दिक्कत, सुब्रमण्यन स्वामी, ये भी, रेखा बिलो द लाइन, डन। And then 16 nominated MPs did not raise even a single question on the idea of asking questions. पूछो तो पूछना चाह रहे हो, ये एनालिसिस आंसर्स में झलकना चाहिए और ये चीज़ें आती रहती हैं। तुम्हें क्या करना है, स्टैटिक जो पढ़ रहे हो उसके साथ साथ ये अप्लाई करना है। अब एक तरीका ये है कि इसको ऐसे ही कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो या क्लिपिंग लगा लो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और बाद में डराएगी। कर्सरी वे में पढ़ते पढ़ते दिख जाएगी। 4 पॉइंट भी लिख दोगे ना जीएस मेंस पेपर 2 में। पबएड में हमें क्या करना होता है, अगर कोई गलती से पबएड है या थोड़ा सा सोच रहे हो अच्छे आंसर जीएस मेंस पेपर 2 में, हमें ये डेटा देना होता है। दैट इज़ व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। जो रिकॉर्डेड सुनेंगे बाद में पबएड वाले स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या है, ये चीज़ और इंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है, कि हर चीज़ के पीछे के रीजंस और डेटा हमें पता होता है। देन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स, नॉमिनेटेड एमपीज प्राइवेट मेंबर्स बिल लेके आते हैं तो और अच्छा माना जाता है। फ्राइडेज को प्राइवेट मेंबर बिजनेस डील होता है। सो चार्ट शोज द नंबर ऑफ प्राइवेट मेंबर्स बिल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नॉमिनेटेड एमपीज। दिस सांभाजी राजे, ठीक है, सॉरी अबाउट दैट, सांभाजी राजे, आप महाराष्ट्र, हाँ बोलो, वेरी नाइस, ठीक है। तो संभाजी राजे छत्रपति, तो अब आप लोगों की भाषा में क्या होता है, र और ये बहुत अच्छे से बोलते हैं ना, सो हमारे यहाँ पे सांबर, ठीक है। नाउ डॉक्टर नरेंद्र जाधव, राकेश सिन्हा, वो ये नंबर ऑफ प्राइवेट मेंबर्स बिल्स इंट्रोड्यूस, 29 एमपीज डिड नॉट इंट्रोड्यूस इवन अ सिंगल प्राइवेट मेंबर्स बिल। एनालिसिस हो गया।
ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आंसर को क्या करती हैं, पॉलिश करती हैं। अगर सीधा आर्टिकल 83 तो कोई भी लिख के आएगा, वो आर्टिकल 83 वाली चीज़ रट लो इतने अच्छे से कि कुछ नहीं आता होगा तो वो तो फेल ही देंगे, वो तो अच्छे से साइड कर ही देंगे। अगर कुछ आता है तो फिर उसको लिख ही देंगे। लेकिन अगर अच्छा आंसर लिखना है तो ये डेटा चाहिए, नाम नहीं चाहिए, सिर्फ इतना 29 MPs, ठीक है। अटेंडेंस, अभी अटेंडेंस में देखोगे 54% कहीं लिखा था जो मैं सुबह पढ़ रहा था। नॉमिनेटेड MPs हैड लेस देन 50% अटेंडेंस। 6 नॉमिनेटेड MPs हैड लेस देन 50, एवरेज इनकी कहीं 54 दे रखी थी। खैर ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ों को एनालाइज नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम है। डन? शी इज स्टिल लाफिंग। शाम होते होते ना हम भी थक जाते हैं, तो फिर डिलेड रिस्पॉन्स आने लगता है। दीज डेज आई एम गेटिंग अप एट 4 क्योंकि परीक्षणम के क्वेश्चन आंसर रिव्यू करने होते हैं, तो उस वजह से कभी लगता है कि आज कल जैसे छुट्टी हो गई थी तो इस वजह से होती है, और कुछ नहीं रहता, तो ये चीज़ रहती है। डन? हाँ क्या कह रहे हो? बोल लो जल्दी बोल। क्या? सुबह उठने से सुबह जैसे उठेंगे ऐसे ही मैसेज आ रहा है क्लास कैंसिल करना। तो वही अब होता क्या है, इस टाइम तक एग्जॉस्ट हो जाते हैं, या तो इस टाइम वाली क्लास स्किप होगी या फिर सुबह वाली, कि नींद तो आ ही रही है। अब आजकल मैं 9 बजे सो जाता हूँ, पहले मैं 2 बजे सोता था। 9-10 बजे सो जाओ अपना, यहाँ से 8 बजे जाओ, 9 बजे तक यहीं पे डिनर हो जाता है 7 बजे। तो ये आदत वो है जो यूपीएससी के टाइम सीखी होगी कभी मेहनत करने की, और वो काम आती है। डन? Now, if an independent candidate joins a political party after the election, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था, ये सारा रिपीट हो रहा है। Are there any exceptions under the law? Yes. Legislators may change their party without the risk of disqualification in certain circumstances. Merger. Law allows, एक चिरंजीवी नाम के एक्टर हैं साउथ की, not so successful an actor, तो उन्होंने अपनी पार्टी मर्ज कर ली थी। हाँ जो भी है, ठीक है। अब मैं उसको बोलने बैठूंगा कुछ और निकल जाएगा, ठीक है ना। पिज्जा राजू निकल जाएगा, फायदा क्या। लेजिस्लेटर्स में चेंज देयर पार्टी विदाउट द रिस्क ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। मर्जर 2/3 हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है अगर, यानी अगर किसी पार्टी के फॉर एग्जांपल 30 MLAs हैं, 30 में से 2/3 कितना हुआ? 20 MLAs एक तरफ हो जाते हैं, तो फिर ये माना जाता है पार्टी मर्ज हो गई। बाकी 1/3 अगर उस अवस्था में अलग ही रहना चाहते हैं तो उनको गलत नहीं माना जाएगा। अगर पार्टी मर्ज होती है तो बाकी के MPs या MLAs मर्ज नहीं होना चाहते तो उनको गलत नहीं माना जाएगा। डन? इन सच अ सिनेरियो नीदर द मेंबर्स हु डिसाइड टू मर्ज नॉर द वंस हु स्टे विद द ओरिजिनल पार्टी विल बी कंसिडर्ड एज डिफेक्टर्स। याद रहेगा। वोटिंग, इफ द मेंबर हैज टेकन प्रायर परमिशन, अगर अभी जैसे परीक्षणम का एक क्वेश्चन था वो पीछे बैठे बताएंगे, तो अगर मेंबर्स एक क्वेश्चन में से कुछ, अगर मान लो कि प्रायर परमिशन ले ली या फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करना है, तो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, जैसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है प्रीलिम्स में, तो तुम्हें माइंड दोबारा से चलाना है। ऑल सर्कमस्टांसेस में क्या आ जाएगा? अ मेंबर कैन टेक प्रायर परमिशन, अ मेंबर कैन टेक प्रायर परमिशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी दैट ऑन दिस मैटर। जैसे मैं अगर पंजाब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और ये बोला जा रहा है फार्म लॉ बिल पे तुम फेवर में वोट करोगे क्योंकि बीजेपी का बिल है और तुम बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मैं ये बोलूंगा कि अपने पार्टी के हाईकमान को या पार्टी विप को, पार्टी विप कौन है? एक पर्सन भी है जो इंस्ट्रूमेंट, जो फरमान वो जारी करता है कि आपको बिल की फेवर में वोट करना है, उसको भी विप बोला जाता है, ठीक है। आई बीइंग द पार्टी विप ऑफ बीजेपी, आई एम इशूइंग अ विप, पार्टी विप इज इशूइंग अ विप दैट यू ऑल हैव टू वोट इन फेवर ऑफ फार्म लॉ बिल, राइट, जिसमें एमएसपी अबॉलिश करने की बात करी जा रही है। लेकिन अगर कोई एमएलए हरियाणा से है और वो एमएलए ये बोलेगा कि पार्टी विप को ये रिक्वेस्ट करेगा कि अगर
मैं इस बिल के फेवर में वोट करूंगा तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे वोट नहीं मिलेगा, आपकी फेवर में तो वैसे ही 200 लोग हैं, बिल तो पास हो ही जाएगा, मुझे इसके अगेंस्ट वोट करने दो। और पार्टी ने अलाउ कर दिया, प्रायर परमिशन ले ली मैंने दे दी उनको, तो अलाउड है। ठीक है, तो ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर मैंने गलत वोट कर दिया और मेरी पार्टी ने उसे 15 दिन के अंदर अंदर माफ़ कर दिया कि कोई बात नहीं, जाओ, तुमसे गलती हो गई, तुम्हें बटन ही नहीं पता लग रहा था, या सुबह 4 बजे उठे थे तो कोई बात नहीं, गलत बटन दबा दिया, चलेगा, डन। तो इस केस में और इस कंडोन मतलब क्या है, एमएलएस के केस में कि ज़्यादा पी के आए हो, गलती से दबा दिया, चलो कोई बात नहीं, डन। सो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, इफ अ मेंबर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अगर कोई स्पीकर इलेक्ट हो जाता है, ठीक है, वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी, स्पीकर को ये अलाउड है कि स्पीकर अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ सकते हैं, डन। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में इट इज कंपल्सरी फॉर द स्पीकर टू रिजाइन। In India, it is not compulsory. In India, it is up to the speaker whether he wants to resign after being elected as the speaker or not. Done? So, voluntarily gives up the membership or rejoins it after he ceases to hold. He can even rejoin his political party after he has been removed from the position of the speaker. Clear? This exemption has been provided in the view of the dignity and impartiality of this office. समझ में आ गया ये? अगर मैं स्पीकर हूँ, पहले कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर की सरकार थी, अब वो सरकार चली गई। जब मैं स्पीकर था तो मैंने अपनी पार्टी को छोड़ दिया ताकि लोग मुझे, मेरे पार्टी के, मेरे पूरे हाउस के एमएलएस मुझे इंडिपेंडेंट समझें। लेकिन अब मैं स्पीकर नहीं रहा, उन्होंने मेरे को स्पीकर से रिमूव कर दिया, तो मैं अपनी पार्टी रिज्वाइन करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, डन। अगर मैं नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, याद रहेगा ये। नहीं करना चाहता तो मेरे पास कितनी पावर है, सोचो, 100 करोड़ इधर से, 120 करोड़ उधर से वोट देने के, राइट। वेरियस एक्सपर्ट्स and various expert committees have recommended that rather than the presiding officer, the decision to disqualify a member should be made by the president in case of MPs or the governor in case of MLAs on the advice of election commission. On the advice of election commission. एक और सजेशन हो सकता है, स्पीकर की चेयर ऑलरेडी पॉलिटिसाइज्ड हो रखी है। हमारी कंट्री में स्पीकर एक्टिव पॉलिटिक्स से आता है। समझ में आया? तो हमारी कंट्री में स्पीकर एक्टिव पॉलिटिक्स से आता है, तो इसीलिए ही इज अ कंट्रोवर्शियल फिगर नाउअडेज, बट सो इज गवर्नर। अब दूसरा सवाल ये आएगा कि अगर गवर्नर को इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पे ही डिसाइड करना है तो स्पीकर इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पे डिसाइड कर लेगा, बट वो इनअप्रोप्रिएट हो जाता है ना। स्पीकर ऑफ द हाउस कंसल्टिंग इलेक्शन कमीशन, बाहर की बॉडी हो गई। एक तरफ हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स में कोई बाहर का पर्सन दखल अंदाजी नहीं करेगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा, बी इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन तो कंसल्ट करते ही रहते हैं कि नतीजे आ गए, रिटर्निंग ऑफिसर विल पास ऑन द रिजल्ट्स टू दी गवर्नर, इलेक्शन कमीशन गवर्नर को रिजल्ट भेजता है, ये रिजल्ट आए, राइट। तो दोनों आउटसाइड बॉडीज हैं, दोनों डिस्कस कर लेंगी। और गवर्नर कैन नॉट take action on the basis of his own, governor cannot digress from the advice tendered by the election commission, governor would have to stick to this advice। समझ में आया? और इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा नॉन पार्टीसन फिगर है, नॉन इम्पार्शियल फिगर माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसकी एडवाइस की रिस्पेक्ट भी होगी। दिस वुड बी सिमिलर टू द प्रोसेस फॉलोड इन केस ऑफ पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। याद है थोड़ा बहुत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। वैसे तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में भी यही होता है ना कि प्रेसिडेंट या गवर्नर को
इलेक्शन कमीशन की एडवाइस, अगर मैं गवर्नर हूं, मेरे को इलेक्शन कमीशन के एडवाइस के अकॉर्डिंग किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई करने का हक है। डन। अब फिर गवर्नर के फेवर में एक और पॉइंट क्या हो जाता है, बोथ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट आर अ पार्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है, तो और लॉजिक भी है, इसलिए उत्तरदायित्व बनता है कि हाँ भैया आप ये कर सकते हो। 1994 रवि नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, even in the absence of a formal resignation from membership, an inference can be drawn from the conduct of a member that he has voluntarily given up his membership of a political party to which he belongs. अब ये कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई थी राजस्थान में मई 2021 में। ठीक है, 2021 मई तक नहीं, नवंबर 2021 आफ्टर डेल्टा वेव वॉज गॉन, कोविड का डेल्टा वेरिएंट जब सबसाइड हो गया था, तो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी ने एक मीटिंग करी, उसमें सभी एमएलएस को बुलाया गया। ठीक है, कांग्रेस के कुछ एमएलएस, सचिन पायलट पता है कौन है राजस्थान में, कौन है, कांग्रेस के डेप्यूटी सीएम। ठीक है, सचिन पायलट ने बोला कि मेरा नाम है पायलट, मेरे को बना रखा है इतने टाइम से को पायलट, और अब क्या करते हैं, सीएम बनते हैं। तो उन्होंने 7-10 एमएलएस तोड़ लिए कांग्रेस के, और उनको बोला कि तुम कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में मत जाओ। कांग्रेस को इस बात की भनक थी, इस बात का जायजा था कि ऐसा हो रहा है, इसलिए कांग्रेस ने टेस्टिंग द वाटर्स करने के लिए, सिर्फ पानी को चेक करने के लिए कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई किसी प्राइवेट होटल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में। अब ये 7-8 एमएलएस आए नहीं। इससे जस्ट पहले क्या हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया और ये मध्य प्रदेश में ऐसा कर चुके थे, तो कांग्रेस को ये जायजा लग गया कि सचिन पायलट ऐसा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके इमीडिएट बाद ये किया गया कि आप राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक कुमार गहलोत ने कहा कि हम एक स्पेशल सेशन बुला रहे हैं जिसमें कि हम ट्रस्ट वोट खुद बुलाएंगे, फेस करेंगे। कांग्रेस के सीएम होने की हैसियत से वो ट्रस्ट वोट खुद लेंगे और अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, एक वैसे कि उनके फेवर में नंबर्स हैं। लेकिन ये जजमेंट क्या कह रही है कि एक इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है एमएलएस के कंडक्ट से, चाहे उन्होंने रिजाइन किया है या फॉर्मली डिस्क्वालीफाई, फॉर्मल कुछ ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन के कारण जिसका बन सके, ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अगर वो पार्टी विरोधी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उससे भी जायज़ा निकाला जा सकता है, उससे भी ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि ये डिफेक्ट करने वाले हैं या इनको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। समझ में आया? रवि नायक, ठीक है, ये केस था। जी विश्वनाथन वर्सेस स्पीकर, तमिलनाडु। An expelled member was bound by the party's whip even after expulsion, and failure to adhere to it would result in his or her disqualification from the house. Expelled member, पार्टी ने एक मेंबर को निकाल दिया, मेंबर ने ऐसी हरकतें करी, पार्टी के सर में दर्द कर दिया। ठीक है, पार्टी को उसे निकालना पड़ा, और वो जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहा था कि पार्टी उसे निकाल दे और वो एंटी डिफेक्शन लॉ से बरी हो जाएगा। यानी कि पार्टी उसे निकालेगी, वो ये बोलेगा मैंने क्या किया है, पार्टी ने मुझे निकाला, ठीक है, अब मैं फ्री। ये तो बहुत सही है, पार्टी खुद ही निकाल दे, है ना। लेकिन इससे गलत हो जाएगा ना काम, समझ में आ रहा है? इससे काम गलत क्या हो जाएगा कि वो हाउस की मेंबरशिप में फिर भी वो पार्टी के अकॉर्डिंग ही वोट करेगा। पार्टी ने उसे निकाल दिया, अगर उसने पार्टी छोड़ी तो वो डिस्क्वालीफाई होगा, सीधा ही। अगर पार्टी ने उसे निकाल दिया, पार्टी से ही निकाला है, लेकिन मेंबरशिप तो फिर भी चल रही है, और मेंबरशिप किस वजह से आई थी, पार्टी का मेंबर होने की वजह से, तो फिर भी वो पार्टी की व्हिप के अधीन रहेगा। एक्सपेल्ड मेंबर, समझ में आया? Now, Kyoto Holohan versus Jalishu and others, 1991. Speaker's decision was subject to judicial review as he acted as a tribunal while deciding the cases under anti-defection law. स्पीकर का डिसीजन क्या है? पहले ओरिजिनल लॉ में लिखा है स्पीकर्स डिसीजन इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एंड इज एन इंडिपेंडेंट पावर। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा कि जब ये स्पीकर इस एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर किसी पावर को एक्सरसाइज करता है तो स्पीकर नहीं, स्पीकर एक ट्राइब्यूनल हो जाता है,
और बाकी के ट्राइब्यूनल्स की तरह, जैसे बाकी के ट्राइब्यूनल्स की जजमेंट्स का रिव्यू होता है, वैसे स्पीकर की पावर का भी रिव्यू होगा। स्पीकर की इस पावर के इस्तेमाल का भी रिव्यू होगा। क्लियर? द स्पीकर ऑफ द हाउस डज नॉट हैव द पावर टू रिव्यू हिज ओन डिसीजंस टू डिस्क्वालीफाई अ कैंडिडेट। अब क्या हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। एक स्पीकर ने, जनता दल सेक्युलर वाला एग्जाम्पल तो समझ आ ही गया था, स्पीकर ने 14 एमएलए को, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, उस केस में ऐसा नहीं हुआ था, कर्नाटका वाले केस में स्पीकर ने 14 एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब उनका नाम भी, उनका काम भी कुछ ऐसा था, गया राम आया राम। तो जैसे ही उन्होंने डिस्क्वालीफाई करने की अनाउंसमेंट कर दी, उन एमएलए को बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई। मान लो कांग्रेस के 14 एमएलए ने साइड को स्विच करा बीजेपी की तरफ, बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, तो एमएलए बोल रहे हैं सुबह का भूला यदि शाम को वापस घर आ जाता है तो वो भूला नहीं कहलाता। स्पीकर को बोला जा रहा है हमें वापस से रिक्वालीफाई कर दो और हमारी डिस्क्वालिफिकेशन को खारिज कर दो। तो स्पीकर इस केस में क्या कहेंगे, स्पीकर ने कर भी दिया, क्यों, अपनी सरकार बच रही है, स्पीकर तभी तो बचेगा जब सरकार बचेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि माना कि हमने क्योतो हलवन केस में ये कहा था कि जुडिशियल रिव्यू की पावर है, तुम तो दिल पे ही ले गए स्पीकर भैया। तो दिल पे कैसे ले गए कि तुम अपनी जजमेंट का रिव्यू भी करने लगे खुद ही। मतलब समझ में आया, जैसे ट्राइब्यूनल को अपनी जजमेंट या किसी भी बेंच को अपनी जजमेंट रिव्यू करने का अधिकार सभी बेंचेस को नहीं होता, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को होता है। ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू रिव्यू देयर ओन जजमेंट। तो स्पीकर ने एक केस में अपना ही ऑर्डर रिव्यू किया, बोले कि मेरे से गलती हो गई, इन 14 एमएलए को मैंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, अब क्योंकि मैं अपना ऑर्डर रिव्यू कर रहा हूं तो मैं इनको रीइंस्टेट कर रहा हूं। तो चमत्कार हो गया। कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं अलाउड है कि तुम अपनी जजमेंट को रिव्यू करोगे, एक बार जो डिस्क्वालीफाई हो गए वो हो गए। समझ में आया? तो फिर स्पीकर ने कहा कि मैं भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हूं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइब्यूनल हूं, और ट्राइब्यूनल का दर्जा तो आपने खुद ही नहीं दिया मुझे क्योतो हलवन केस में। लेकिन कोर्ट ने इसके लिए मना कर दिया। डन। सच पावर इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर। अब अगर ये पावर हो एंटी डिफेक्शन लॉ में कि एक स्पीकर अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, तो सोचो गेम कितना बन जाएगा। पहले कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में गए, बीजेपी की सरकार, अब एमएलए को पता है कि अब हम डिस्क्वालीफाई तो हो ही चुके हैं तो बीजेपी के साथ रहना पड़ेगा, तो बीजेपी ने 100 करोड़ को 50 करोड़ कर दिया। अब कहाँ जाओगे, नहीं दे रहे हम, जो 50 करोड़ एडवांस आया था वही फाइनल मान लो। अब एमएलए कहीं जा नहीं सकते। लेकिन अगर स्पीकर के पास ये पावर टू रिव्यू हो तो स्पीकर बोलेगा अच्छा 50 करोड़ ले लिए ना, तुम एक काम करो वापस आ जाओ, 50 करोड़ तो आ ही चुके हैं, तो मैं तुम्हें रीइंस्टेट कर देता हूँ। प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो ये तो म्यूजिकल चेयर्स चलती रहेंगी ऐसे ही, इसलिए अच्छा है कि ये पावर नहीं है। डन। कोर्ट सेड दैट इग्नोरिंग अ पिटीशन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन इज नॉट मेयरली एन इरेगुलरिटी बट अ वायलेशन ऑफ। अब एक पिटीशन, ये कांग्रेस की एमएलए हैं या एमपी हैं, कांग्रेस के विप ने इनके अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन मूव करी, ठीक है, मैं स्पीकर हूं, मैं बीजेपी का हूं और बीजेपी मेजॉरिटी में, जैसे तुम लोग मेजॉरिटी में बैठे हो, ये ऑरेंज कलर भी है, ठीक, तो पॉइंट क्या है, ये मेजॉरिटी में, ठीक। अब मैं बीजेपी से मेजॉरिटी में होते हुए मैं इनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा, क्योंकि ये इस तरफ हो गई, ये बीजेपी की साइड हो गई। अब स्पीकर क्या करते हैं, दे कीप ऑन सिटिंग ओवर द पिटीशन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर ईयर्स एट लेंथ, डिसाइड ही नहीं करते। तो हाउ हैज द लॉ बीन इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट्स व्हाइल डिसाइडिंग ऑन related matters? Supreme Court has interpreted these different provisions of law. Phrase voluntarily gives up his membership has a wider connotation than resignation. Phrase he is voluntarily giving up his membership has wider connotation than just resignation. The law provides for a member to be disqualified if he voluntarily gives up his membership. यानी कि एक मेंबर अपनी मेंबरशिप को जाने दे रहा है, ठीक है। फ्रेज वॉलंटरली गिव्स अप हिज मेंबरशिप हैज वाइडर कॉन्टेक्स्ट, रेजिग्नेशन एक छोटा शब्द हो जाता है इसके सामने। लॉ प्रोवाइड्स, एंटी डिफेक्शन लॉ तभी कहता है कि मेंबर डिस्क्वालीफाई होगा जब वो पार्टी की मेंबरशिप वॉलंटरली छोड़ दे, ठीक है। यहां पे रेजिग्नेशन का मतलब क्या है, वो पार्टी से रिजाइन कर रहा है। However, the Supreme Court has interpreted that in the absence of a formal resignation by the member, the giving up of membership can be inferred. अब कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई एमएलए रिजाइन नहीं कर रहा
लेकिन वो वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप छोड़ रहा है या छोड़ने जैसी हरकतें कर रहा है, ऐसे केस में क्या किया जाएगा? देखो अब यहां पे तुम्हें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, द फ्रेज वॉलंटरली गिव्स अप ऑन द रिलेशनशिप इज वाइडर देन फ्रेज ब्रेकिंग अप। अब कोई पर्सन ब्रेकअप नहीं कर रहा लेकिन तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा, पार्टी का फोन नहीं उठा रहा, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये रेजिग्नेशन नहीं हुआ, ब्रेकअप नहीं हुआ, लेकिन रिलेशन में कुछ बचा नहीं है। मतलब समझ में आया? अगर कोई कैंडिडेट, कोई एमएलए एमपी अपनी पार्टी की सुन ही नहीं रहा, पार्टी ने मीटिंग में बुलाया आ ही नहीं रहा, पार्टी के अगेंस्ट किसी और मंच पे चला गया, राइट, पार्टी ने वोट करने को बुलाया, हाउस में बोला कि मैं बीमार हूं, ऐसा ही होता है ना ब्रेकअप से पहले। तो ऐसे केस में क्या होगा कि पार्टी ये एज्यूम कर सकती है कि उसने पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी। डन? सो दिस इज देयर। In other judgments, members who have publicly expressed opposition to their party or support for another party were deemed to have resigned. In other judgments, कोर्ट ने कहा members who have publicly expressed opposition to their party or support for another party were assumed to have resigned. ये तो गलत है ना। अब एमएलए तो दोनों तरफ गुलाम हो गया, हाउस के बाहर भी गुलाम, हाउस के अंदर भी गुलाम। हाउस के अंदर गुलाम कैसे? हाउस के अंदर उसे जो पार्टी कहेगी वैसे वोट करना है। हाउस के बाहर अगर उससे पार्टी से कुछ आक्रोश है, पार्टी से कुछ नाराजगी है, तो वो पार्टी से नाराजगी रिजॉल्व नहीं कर सकता। रिजॉल्व करने के तरीके क्या हैं? किसी दूसरे वाले के साथ चले जाओ, है ना। दूसरे वाले के साथ भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर तुम दूसरे वाले के साथ गए तो ये मान लिया जाएगा कि तुमने पार्टी छोड़ दी, और तुमने पार्टी छोड़ दी तो तुम्हारी मेंबरशिप गई, तो दोनों तरफ से गुलाम, है ना। तो ये चीज है। लॉ इनिशियली स्टेटेड दैट द डिसीजन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। दिस कंडीशन वाज स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस। इन 2015 Hyderabad High Court refused to intervene after hearing a petition which alleged that there had been a delay by the Telangana Assembly Speaker, ठीक है, in acting against a member under anti defection law। आप ये वाला केस कह रहे थे, ये 2017-18 तक चलता रहा था, ठीक। हैदराबाद हाई कोर्ट ने कहा रिफ्यूज टू इंटरवीन आफ्टर हियरिंग अ पिटीशन। पिटीशन में ये था कि किसी मेंबर ने, स्पीकर ने बहुत अनड्यू डिले करा है पिटीशन को एंटी डिफेक्शन लॉ करने की गुजारिश, इन्वोक करने की गुजारिश को एंटरटेन ही नहीं किया स्पीकर ने बहुत लंबे समय तक। हैदराबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मैं ये एंटरटेन ही नहीं करूंगा बिकॉज दिस इज अ मैटर इंटरनल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ में आया? कोर्ट क्या कह रहा है? जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। अगर कोई पिटीशन फाइल करेगा तो जुडिशरी को रिव्यू करना चाहिए। हैदराबाद हाई कोर्ट क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये मैटर स्पीकर का है, स्पीकर ने एंटरटेन नहीं किया तो स्पीकर को लगा होगा कि कुछ रीजन है, ठीक है। अब कोर्ट में कौन होते हैं? हाई कोर्ट्स में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज अभी नहीं है। स्टेट पीसीएस जुडिशरी के जजेस अपॉइंट हुए, नॉमिनेट हुए। हाई कोर्ट में चलो बाहर के भी जजेस होते हैं, ट्रांसफर भी होती है कुछ भी, बट जो पार्टी रूल कर रही होती है कभी कभी उसके प्रो हो जाती है जुडिशरी भी। ऐसे केस में इंटरवीन करना चाहिए था कि भाई स्पीकर ने अपनी पावर, कोई ऐसा थोड़ी है घर की पावर है मैं यूज करूं मैं ना करूं मेरी मर्जी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, यू शुड एक्सरसाइज इट। तो इसीलिए ऐसे केस में इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये ड्यूटी होनी चाहिए। ऑर्डिनरली विद इन 3 मंथ्स आप मैटर को डिसाइड करोगे। 3 मंथ्स तक ऐसे थोड़ी है किसी को हायत होटल में ही रखेंगे इतने टाइम तक, कभी तो बाहर आएगा। तो जैसे ही वो बाहर आएगा इलेक्शन कमीशन, या फिर उसका ये पता लग जाएगा कि रेजिग्नेशन या डिस्क्वालिफिकेशन वॉलंटरी है या एक्शन जो है वॉलंटरी हैं या किसी के दबाव में है। और अगर ज़्यादा एक्सटेंड करना हो बाय अनदर 1 मंथ एवरी टाइम, इलेक्शन कमीशन को हर बार एफिडेविट या वाइट पेपर फाइल करना पड़ेगा कि हाँ इनका रेजिग्नेशन की पिटीशन अभी डिसाइड नहीं हो सकती या इनको डिस्क्वालीफाई करने की ये अर्जी अभी डिसाइड नहीं हो सकती क्योंकि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, सीबीआई केस इन्वेस्टिगेट कर रही है या कुछ ऐसा। ऑर्डिनरी केसेस में इलेक्शन कमीशन गवर्नर को बोलेगा कि इनको डिस्क्वालीफाई करो विद इन 3 मंथ्स। डन। एंटी डिफेक्शन लॉ 3.0 में ये रिफॉर्म हम लिख सकते हैं। नाउ इज देयर अ टाइम लिमिट? नो, द लॉ डज नॉट स्पेसिफाई अ टाइम लिमिट फॉर प्रिजाइडिंग ऑफिसर। लॉ में कुछ नहीं दिया। गिवन दैट कोर्ट्स कैन इंटरवीन ओनली आफ्टर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैड डिसाइडेड ऑन द मैटर। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसाइड ही नहीं कर रहा कि डिस्क्वालिफिकेशन सही है
डिस्क्वालीफाई करना सही है या गलत, कोर्ट इंटरफेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैटर क्या है, पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर के अंडर का है। जब तक कोई बिल पास नहीं होता तब तक जुडिशरी क्या बोलेगी कि इसको जल्दी इंटरफेयर करो, जल्दी डिसाइड करो। इंटरवीन नहीं कर सकती जुडिशरी। जब वो मैटर डिसाइड हो गया उसके बाद इंटरफेरेंस करना बनता है। क्लियर? अब जब डिसाइड ही नहीं हुआ, given that courts can interfere or intervene only after the presiding officer had decided on the matter, petitioner seeking disqualification has no option except to wait. अगर कोई petitioner disqualification चाह रहा है उसको वेट करना पड़ेगा जब तक स्पीकर डिसाइड नहीं करता। स्पीकर के ऊपर कोई टाइम लिमिट है नहीं। There have been several cases where the courts have expressed the concern about unnecessary delay. In some cases, delay in decision making has resulted in members who have defected from one party, their parties continuing to be the members of the house for complete term. ठीक है? So that is there. There have been instances where opposition members have been appointed ministers. यही है ना वो केस, ऑपोजिशन मेंबर्स को बोला तुम हमारी तरफ आ जाओ, तुम्हें मिनिस्टर बना देंगे। तो 1985 से सिनेरियो चेंज कैसे हुआ? 1985 में भी ये होता, तुम हमारी तरफ आ जाओ, मिनिस्टर बना देंगे। फिर दूसरी तरफ वाले बोलते थे तुम हमारी तरफ वापस आ जाओ, बड़ा मिनिस्टर बना देंगे। राइट? सो इन रिसेंट ईयर्स opposition MLAs in some states such as Andhra Pradesh and Telangana have broken away in small groups gradually to join ruling political party. In some of these cases, more than 2/3 of the opposition has defected to the ruling party, thereby crippling the opposition altogether. In these scenarios, MLAs were subject to disqualification while defecting to the ruling party. However, it is not clear if they will still. अब हुआ क्या? यहाँ पे क्या हो रहा है? एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि अगर 2/3 एन मास मतलब 1 2 3 4 5 एक साथ, अगर एक एक करके आ रहे हैं 2 फिर 3 और क्लब करके वो 2/3 डिफेक्ट हो गए, मतलब समझ रहे हो? अब एक एक करके आ रहे हैं, बाद में टोटल 2/3 हो गया, तो इस हिसाब से तो ये हो गया, तुमने पहला अटेम्प्ट दिया, तुम्हारे जीएस मेंस पेपर 1 में 120 मार्क्स, दूसरा अटेम्प्ट दिया, पहले अटेम्प्ट में बाकी सब में 33 नंबर। तो अगर तुम्हारे 6 अटेम्प्ट में यूपीएससी सभी मार्क्स, पहले अटेम्प्ट में तुमने पेपर 1 की तैयारी करी सिर्फ, दूसरे अटेम्प्ट में पेपर 2 की, तीसरे में पेपर 3 की, चौथे में पेपर 4 की, पांचवें में ऑप्शनल पेपर 1, छवें में ऑप्शनल पेपर 2, ऐसे ही। ठीक? तो अब ऐसे केस में क्या होगा? तो तुम बोलो कि मेरे बेस्ट ऑफ द मार्क्स गिन लो 6 के अटेम्प्ट में, हर बार एक पेपर के गिनो, तो तुम मतलब सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ दोगे यूपीएससी का। यहाँ पे क्या हो रहा है? एमएलएज एक एक करके डिफेक्ट हो रहे हैं, टोटल कितना हो जा रहा है? 2/3। तो जब पहले एमएलए ने डिफेक्ट किया था, अगर उसको वहीं के वहीं रोक दिया जाता तो बाकी की जो बाढ़ आ रही है वो वहीं रुक जाती, क्योंकि उनको पता लगता है कि डिस्क्वालीफाई हो जाते। अब स्पीकर, अब यहाँ पे क्या हुआ, इतने लंबे समय तक उनकी पिटीशंस को डिसाइड ही नहीं किया गया कि वो धीरे धीरे करते करते टोटल 2/3 हो गया। अब इन्होंने बोला कि भाई पप्पू तो पास है, ये तो 66% है, थ्रेशोल्ड पास हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनता क्योंकि धीरे से 2/3 ने डिफेक्ट किया है। अब हाई कोर्ट भी चुप, स्पीकर भी सही हो गया। स्पीकर ने बोला मैंने देखा, मुझे पता था कि पार्टी में दरार है और ये मर्ज होगी, पहले ही पता था स्पीकर को, लेकिन धीरे धीरे से होगी। समझ में आया? सो अब इस पे एक्शन लोगे भी तो कैसे लोगे? कोई टाइम स्पैन तो है नहीं कि डिफेक्ट या मर्ज होने का या 2/3 होने का कोई टाइम पीरियड हो कि 3 महीने में 2/3 मेंबर अगर हो जाएं तो, है ना? तो इसलिए स्पीकर के ऊपर टाइम लिमिट होना जरूरी है। However, it is not clear if they will still face disqualification after more than 2/3 of the opposition has defected to the ruling political party. Law is silent. टाइम होना चाहिए ना कि अगर डिफेक्शन के ऊपर, अब एक और नीड क्या है? फ्रॉम दिस इंस्टांस वी नीड टू लर्न दैट फॉर नंबर टू क्वालिफाई अप टू 2/3 देयर हैज टू बी अ टाइम लिमिट कि मैक्सिमम 90 डेज में अगर 2/3 हो जाए, बट एन मास होता है तो ही अच्छा माना जाता है कि एक ही बार में, एक ही दिन में 2/3 डिफेक्ट हो गए। डन। Telangana speaker in March 2016 allowed the merger of TDP legislature party in Telangana, citing that in total 80% TDP MLAs, 12 out of 15 had joined TRS at the time of taking the decision. Legislators of the Andhra Pradesh में main opposition party last year boycotted the entire 12-day assembly session.
उसके एमएलएज ने 12 दिन असेंबली का सेशन अटेंड ही नहीं करा, ऑपोजिशन पार्टी ने. दिस बॉयकॉट was in protest against the delay of over 18 months in action being taken against the MLAs of their own party. स्पीकर ने कहा कि ये जो 12 MLAs हैं, ठीक है, उनका आपने डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड ही नहीं किया तो हम हाउस में जा ही नहीं रहे, ठीक है. Who had alleged defection to the ruling party. समझ में आ गया. ऐसी सारी पिटीशंस को 3 महीने के अंदर डिसाइड करना चाहिए. क्लियर. एंटी डिफेक्शन लॉ अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ, ये हमने कल पढ़ लिया था, इसको एक बार खुद से पढ़ोगे. नाउ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एन इंडिपेंडेंट, ये क्रिटिसिज्म है इसका. इंडिपेंडेंट एमएलए को अलग ट्रीट करती है, नॉमिनेटेड एमएलए को अलग वैसे ट्रीट कर रही है, राइट. यह बेसिक है सारा, इसमें रिफॉर्म भी दे रखा है, एक बार खुद से पढ़ोगे. आज क्लास को एंड कर रहा हूं यहाँ पे. डन. Clear to all of you? इसको पढ़ लेना, ये अच्छे से पूरा कवर हो जाएगा.